बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 है प्रोसीजर्स का, जिसमें पार्ट 2 है असेसमेंट। सेक्शन 120 असेसमेंट्स का है। आप जब कभी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करके जब उसका स्टेटस देखते हैं कंप्लीटेड में, तो वो जब कंप्लीटेड में आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है तो साथ ही एक असेसमेंट ऑर्डर भी आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि आपकी जो रिटर्न है वो उसका असेसमेंट ऑर्डर भी इशू हो गया है कमिश्नर की तरफ से। तो ये वो सेक्शन 120 है। आप देखते होंगे कि आप रिटर्न फाइल करते हैं और फ़ौरन भी वो आ जाता है, तो वो क्या चीज़ है। तो आज उसके बारे में हम आपको ला भी बताएंगे कि वो क्या है। वेयर अ टैक्स पेयर हैज़ अ फर्निश अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ द इनकम अदर दैन द रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 114 फॉर द टैक्स ईयर एंडिंग ऑन आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002। जब भी कोई टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करता है, रिवाइज रिटर्न के अलावा, रिवाइज रिटर्न बाद में जो होती है उसके लिए नहीं, लेकिन जो भी रिटर्न रिवाइज होती है तो उसमें 1 जुलाई 22, क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब लागू हुआ था 2001, वो 1 जुलाई 2002 से हुआ था, तो इसलिए उस वक्त क्या होगा, क्लाज ये है, ए कमिश्नर शैल बी टेकन टू हैव मेड एन असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंड टैक्स ड्यू देयर ऑन। कि कमिश्नर जो है एक असेसमेंट कर देगा उसकी, उस टैक्स ईयर की जिसकी आपने रिटर्न फाइल की है। और क्लास बी है, द रिटर्न शैल बी टेकन फॉर all the purpose of this ordinance to be an assessment order issued to the taxpayer by the commissioner on the day of return has furnished। तो वो आपने देखा है कि जैसे ही आप रिटर्न फर्निश करते हैं तो साथ ही वो ऑर्डर आ जाता है, तो वो फिर आपका एक असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा उसी दिन से जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की होगी। तो ये है असेसमेंट की अंडर सेक्शन 120। तो इसकी एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट अनटिल द डेट स्पेसिफाई अंडर 4th प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2A इज सबमिटेड इन द सब सेक्शन शेल बी इन फोर्स एज इफ सब सेक्शन 2A इज नॉट ऑपरेशन, को 2A ऑपरेशन नहीं होगा तो वो इन्फोर्स नहीं होगी। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वंस द डेट अंडर 4th प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 2A is notified, clause A and B shall only apply when the provision of subsection 2A if invoked and first complied with, कि जब इन्वोक हो जाएगी 2A तो तब ये क्लाज अप्लाई होगी। प्रोवाइडेड फर्दर वंस द कंप्लाइंस इज मेड अंडर सेकंड प्रोवाइजो, तो जब सेकंड प्रोवाइजो की कंप्लाइंस हो जाएगी तो क्या होगा, सब क्लाज 1 है, the adjusted amount under section 2A shall be constructed to be a tax payable due under clause A। कि आपने जो एडजस्टमेंट की हुई है, एडजस्ट की हुई है, वो भी आपका टैक्स पेएबल हो जाएगा। और द डेट ऑफ द कंप्लाइंस अंडर सब सेक्शन 2A shall the date for the purpose of clause B, तो आपकी कंप्लाइंस डेट जो होगी 2A के तहत वो भी फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह सब सेक्शन 1A है, नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 द कमिश्नर वे conduct audit of the income tax affairs of the persons under section 177 and all the provision of the section shall apply accordingly। तो उसके बाद जो कमिश्नर जो है वो उसके आपके फाइनेंशियल अफेयर्स का ऑडिट कर सकता है अंडर सेक्शन 177। जो सेक्शन 177 का नोटिस आता होता है ऑडिट के लिए, जो बोर्ड भी अप्रूव करता है, तो उस ऑडिट की जो बात कर रहा हूँ तो वो कमिश्नर कर सकता है। तो सब सेक्शन 2 है, ए रिटर्न of the income shall taken to be complete if it is in accordance with the provision of subsection 2 of section 114। तो जो सेक्शन 114 के तहत रिटर्न फाइल की जाती है तो क्या वो मुकम्मल कंप्लीट है और वो हर तरह से मुकम्मल है। तो सेक्शन 2A है, ए रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 shall be processed through the automated system to arrive at the correct amount of the total income, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर। तो उसकी क्या होगा कि जब वो एक दफ़ा रिटर्न फाइल हो जाएगी तो उसका जो ऑटोमेट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली उसकी जो सिक्रूटनी होगी ये चेक करने के लिए कि अमाउंट्स करेक्ट हैं और प्रोसेस ठीक हुआ है,
तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी, एनी अरेथमेटिकल एरर इन द रिटर्न, अगर कोई अरेथमेटिकल एरर है रिटर्न में वो पता चल जाएगा, एनी इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम आ रहा है तो वो भी रिटर्न में हो रहा है तो अपेरेंटली वो शो हो जाएगा, और डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस डिडक्टेड अलाउंस और टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 8, 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली ऑफ चैप्टर 3 का जो है डिसअलाउंस होगी जो डिडक्टिबल अलाउंस की, तो वो भी आ जाएगी। तो इस तरह डिसअलाउंस ऑफ द कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी लॉस अंडर क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 182 का जो डिसअलाउंस है कैरी फॉरवर्ड का वो भी हो जाएगा। तो प्रोवाइडेड that no such adjustment shall be made unless the system generate a notice is given to taxpayer specifically adjustment intended to be made, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं की जा सकेगी जब तक कि आपको नोटिस ना इशू हो, सिस्टम से जनरेट ना हो कि ये इंफॉर्मेशन दे, एडजस्टमेंट कर ले। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर इफ एनी shall be considered before making any adjustment, and in case where no response is received within 30 days of the issuance of the such notice adjustment shall be made। तो अगर नोटिस इशू किया जाएगा टैक्स पेयर को और टैक्स पेयर की तरफ से विदिन 30 डेज अगर कोई आता नहीं है, रिप्लाई नहीं आता, तो वो एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। और इसी तरह प्रोवाइडेड आल्सो दैट देयर इज़ नो सच एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड विदिन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो 6 महीने तक कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। हैज़ प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच एडजस्टमेंट हैज़ बिन विद इन 6 मंथ के दौरान अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती और फाइलिंग ऑफ द रिटर्न द अमाउंट स्पेसिफाइड इन रिटर्न एज डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर शैल डीम्ड टू हैव बीन टेकन एज एडजस्टेड अमाउंट ऑन द डे ऑफ द रिटर्न एज वाज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, सच शैल बी इमीडिएट ऑटोमेटिकली थ्रू द आईआरएस। तो अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर क्या होगा कि 6 महीने तक अगर नहीं कोई एडजस्ट करता तो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट समझे जाएगी एज पर रजिस्टर्ड पर्सन ने या टैक्स पेयर ने जिस तरह से आईआरएस के थ्रू फाइल की है उसको मुकम्मल फाइल समझा जाएगा। इसी तरह प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड आल्सो प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई फ्रॉम डेट नोटिफाइड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल गजट में जब से ये नोटिफाई होगा उस वक्त से डेट लागू होगी। सब सेक्शन 3 है, वेयर द रिटर्न ऑफ द इनकम फर्निश्ड इज नॉट कंप्लीट। हाँ, बाज़ ऐसे भी होता है कि वो कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जाते, तो उस सूरत में क्या होगा, द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस टू द टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग हिम द डेफिशिएंसीज other than the incorrect amount of tax payable on the tax payable income specified in the return or short payment of the tax payable, and directing him to provide such information particular statement document by such date specified in the notice। कि अगर उसमें कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कमिश्नर एक नोटिस लिखेगा टैक्स पेयर को कि आप इसकी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, जितने भी इनकरेक्ट अमाउंट है या शॉर्ट पेमेंट है अमाउंट की, वो उसकी जमा करवाएं और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें एक जो डेट दी जाएगी उस डेट तक। सब सेक्शन 4 है, वेयर द टैक्स पेयर फेल्स टू फुली कंप्लाई बाय द ड्यू डेट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 द रिटर्न फर्निश्ड शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न एज इफ इट हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड। तो अगर उसकी डेफिशिएंसीज का जो नोटिस कमिश्नर ने दिया है उस कमिश्नर नोटिस के अगेंस्ट कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, टैक्स पेयर फेल हो जाता है रिप्लाई देने में, तो फिर वो रिटर्न को इनवैलिड समझा जाएगा और उसकी डेफिशिएंसीज की वजह से वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इनवैलिड समझी जाएगी। इसी तरह सब सेक्शन 5 है, वेयर इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 टैक्स पेयर हैज़ बाय ड्यू डेट फुली कंप्लाइड विद द requirement of the notice the return furnished shall be treated as to complete on the day if the furnished and provision of subsection 1 shall apply accordingly। और अगर टैक्स पेयर उसकी रिप्लाई दे देता है तो वो रिप्लाई जो है उसको फिर कंप्लीट समझा जाएगा, वो सारी रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर दी हैं, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट डे के मुताबिक जैसे जमा हुई है उसके मुताबिक ही समझा जाएगा। सब सेक्शन 6 है, नो नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। जो ही वो के पहले 6 महीने तक नोटिस इशू किया जा सकता है, अगर पहले 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद नोटिस नहीं इशू किया जाएगा फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न हैज़ बीन फिनिश्ड एंड प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो 180 डेज़ के अंदर हमने अगर कर दिया है, जिस साल में रिटर्न उसके फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 180 डेज़ में आ गया नोटिस तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है उसको
रिटर्न वाज फर्निश्ड समझा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अरिथमेटिक एरर्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग एनी मिनिमम एंड फाइनल टैक्स पेएबल, कि कोई अरिथमेटिकली गलती हो गई है कैलकुलेट करते हुए, पेमेंट का हो गया तो इसको अरिथमेटिक एरर कहते हैं। एंड इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न शेल मीन्स द क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एनी एंट्री इन द रिटर्न, कि कोई एंट्री अगर कर दी गई है गलत तो उसकी बेस पे जिसकी क्लास 1 है ऑफ एन आइटम विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद अनदर एंट्री ऑफ द सेम एंड सम अदर आइटम सच रिटर्न, के वो किसी दूसरी एंट्री के साथ इनकन्सिस्टेंट है इसी रिटर्न में दूसरी एंट्री के साथ वो, या फिर रिगार्डिंग एनी टैक्स पेमेंट विच इज़ नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, कि उसका चलान जमा हुआ है और इसने कह दिया जमा हो गया है लेकिन उसका वेरीफाई नहीं हुआ कि चलान जमा हुआ है, या किसी की विद होल्डिंग क्लेम कर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जमा हो गया है तो वो अगर नहीं जमा हुआ, तो इन सब को ये करके इसकी जो है इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट होगा उसको कहा जाएगा। और तीसरी बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिडक्शन वेयर सच डिडक्शन एक्सीड्स द स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लिमिट विच मे हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज मैंडेटरी अमाउंट परसेंटेज ऑफ रेशो ऑफ द फ्रैक्शन, कि अगर कोई डिडक्शंस हैं और उस डिडक्शन के फ्रैक्शन में पूरी नहीं आ रही और उसकी पूरी नहीं डिक्लेयर हो रही तो वो भी इसमें मिस अप्रोप्रिएट क्लेम किया जाएगा। सेक्शन 120B है रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि प्रोसीडिंग्स में रिस्ट्रिक्ट कहाँ किया जाता है, कि कहाँ प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलाई जा सकती। लॉ कहते हैं वेयर एनी पर्सन इंटाइटल टू डिक्लेयर undisclosed asset expenditure and undisclosed sale under the Asset Declaration Act 2019 declared such asset expenditure as the sale to pay tax, no proceedings shall be undertaken under the ordinance in respect of such declaration, कि जो एक एसेट डेक्लेरेशन 2019 की अमनेस्टी आई थी और उस अमनेस्टी के तहत किसी ने अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए थे और वो डिक्लेयर करने के बाद उसको टैक्स पे कर दिया था और अमनेस्टी क्लेम कर ली थी, तो उस पे जो है प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती, ये रिस्ट्रिक्शन है। और इसी तरह नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 216 except the provision of clause A and G subsection 3 of section 216 particular of the person making declaration under asset declaration 2009, any information received in any declaration made under this set shall be confidential। तो इसी तरह जो जिसने वो क्लेम की और अपने एसेट से डिक्लेयर किए और वो एसेट जो उसने शो किए तो वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। ये बात हो रही है अमनेस्टी जो एसेट डिक्लेरेशन की थी 2019 की, उसके बारे में बात हो रही है। अब आ गया है सेक्शन 121 बेस्ट जजमेंट ऑफ द असेसमेंट, के बेस्ट जजमेंट क्या की जाएगी कि जब कोई अगर रिटर्न फेल होता है कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करने से, तो वो क्या होगा, वेयर अ पर्सन फेल्स, कहाँ से फेल होता है, टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ द इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ 114, के जिसको नोटिस दिया गया रिटर्न फाइल करने का लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, या फिर फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स ऑफ अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 का नोटिस दिया गया रिटर्न फाइल करने के लिए और उसकी वो रिटर्न नहीं फाइल करता, या फर्निश अ रिटर्न अंडर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 143 और 144 के सेक्शन के तहत नोटिस दिया गया और वो रिटर्न फाइल नहीं करता। फर्निश अ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर 116 के जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने का नोटिस है वो नहीं करता। तो ऐसा बंदा जिसको नोटिस दिया गया और ये सारी रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट फॉरेन एसेट्स की रिटर्न वो फाइल नहीं करता, या फिर प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर आर अ स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 177 के जब रिकॉर्ड मांगा गया उसे ऑडिट के लिए 177 से सब सेक्शन 11 का, आर एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय द फर्म और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द फर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अप्लाई किया गया कि इनका ऑडिट करें अंडर 177 अकाउंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर सेक्शन 174 आर एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आर एविडेंस that may be required by him for the purpose of making assessment of the income and determination of tax due thereon, और उसमें जो टैक्स निकला वो उसने टैक्स पे नहीं किया, तो फिर क्या होगा
तो फिर बेस्ट जजमेंट होगी। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, के कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास अवेलेबल होगी तो उन इंफॉर्मेशन आर मटीरियल एंड आर द बेस्ट ऑफ द जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम आर इनकम ऑफ द person and tax due thereon and assessment if any treated to have been made on the basis of return revised return filed by the taxpayer shall be the no legal effect। तो इसमें यह है कि जो भी कोई रिटर्न फाइल करने से फेल हो गया, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं दे रहा, फॉरेन एसेट की रिटर्न नहीं दे रहा, या ऑडिट करने के लिए उसका कहा गया डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसमें जो पैसे निकले हैं वो नहीं जमा करवा रहा, तो कमिश्नर जो है वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस्ड पे उसका ऑडिट करेगा और उसका बेस्ट जजमेंट करेगा, जिसकी बेस पे जो असेसमेंट होगी वो उसकी बेस पे अगर रिटर्न रिवाइज की जाती है तो फिर कोई उसका लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा कि जो बेस्ट जजमेंट है उसके मुताबिक वो अपनी रिटर्न बना लेता है तो उसका फिर असेसमेंट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसकी बेस्ट जजमेंट की जाएगी। इसी तरह सेक्शन 1 है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 द कमिश्नर में डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशियोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। हाँ, तो उसमें यह है कि जब बेस्ट जजमेंट करनी होती है तो उसमें यह है कि एक बेंचमार्क हम करते हैं कि सपोज एक शॉप है, मैं एक शॉप की पहले एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सेम बाज़ार में एक शॉप है और वो क्या कमा रही है और उसके साथ वाली क्या कमा रही है, साथ वाली की रिटर्न क्या कहती है कि कितना उसने कमाया है, वही जो है उस पर बेंचमार्क रखा जाएगा। इसी तरह सेम सर्कमस्टांसिस की पीयर इंडस्ट्रीज, पीयर कहते हैं एक जैसी जो इंडस्ट्रीज है, उसकी वो क्या कमा रही है तो उसके साथ वाली क्या करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनकी रेशोज़, प्रॉफिट रेशोज़ देखी जाती हैं, एक्सपेंसेस की रेशोज़ देखी जाती हैं, ये सारी रेशोज़ देखते हैं। तो इसको एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशो मींस द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस सेक्टर, यानी कि सेक्टर वाइज उनके स्टैंडर्ड देखे जाते हैं। नोटिफाई द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंसिव केस एंड इंक्लूड द फाइनेंशियल रेशोज, जिसमें इंक्लूड की जाती हैं 102 प्रोडक्शन रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो एंड सच अदर रेशोज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सेक्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये जो है रेशो उसके मुताबिक उसको हम करते हैं। तो अब सब सेक्शन 2 है इसका, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर मेकिंग द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन द कमिश्नर शैल इशू असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर स्टैंडिंग। तो क्या करेगा, नंबर 1 तो टैक्सेबल इनकम क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इफ एनी तो वो क्या है, आर द टाइम एंड प्लेस एंड मैनर अपीलिंग फॉर द असेसमेंट ऑर्डर, कि एक तो ये बताया जाएगा क्या उसका कितना उसने इनकम कितनी है, टैक्स पेएबल कितना है और कैसे उसने पेड करना है, और अगर इसके खिलाफ अपील करना जाता है तो वो कहाँ करेगा, जैसे हम असेसमेंट में बताते हैं। तो सब सेक्शन 3 है, एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल ओनली बी इशूड विद इन द 6th ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर ऑन द इनकम ऑन विच इट रिलेट। तो जिस साल की इनकम ये रिलेट कर रही होगी उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 साल तक हम बेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर सब सेक्शन 4 और सेक्शन 114 is issued in respect of one or more the last 10 complete year tax in pursuance of provision of subsection 5 of section 1 to 14 assessment order in this section shall only be issued within 2 years from the end of the tax year which such notice is issued। तो उसमें पिछले 10 साल तक का भी आप नोटिस इशू कर सकते हैं कि जब आपने उनको नोटिस इशू किए और उसने आपको नहीं कोई चीज़ दी। तो इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेंडेड असेसमेंट के, जिसमें हमारी असेसमेंट होती है सेक्शन 122 में। तो इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट और नोट प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट करनी है, इसके बारे में जो मैंने चीज़ें आपको बताई आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और फिर दूसरों को समझाने बताने के लिए हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।